नमस्कार, मैं मोहम्मद आदिल समीम। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री लॉरेल। आज मैं इनसे जानूँगा बॉलीवुड में इनकी कैसा सफ़र रहा और क्या चुनौतियाँ रहीं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आदिल। जी, तो ये बताइए बॉलीवुड में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सो बेसिकली बॉलीवुड में एंट्री मिलते ही आम लोगों को ये मुझे नॉलेज नहीं थी पहले। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई, जब मुझे पता चला मुझे फ़ैशन का और कॉस्मेटिक्स का, मेकअप का, बन-ठन के रहने का बहुत पहले से शौक था बचपन से। उसको करियर वाइज़ कैसे बदला जाए ये मुझे आइडिया मेरे घरवालों से ही मिला था कि इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है ऑडिशन के थ्रू, क्या प्रोसीजर होते हैं। तो जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला तो मेरा थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म बढ़ गया इसके लिए। तो मैंने धीरे-धीरे इसके लिए कोशिश की, मतलब ग्रूमिंग के लिए क्लासेस किया और ग्रूम करके फिर बॉडी फिट करके उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। और शौक तो मुझे बचपन से गाने सुनने का शौक था, फ़िल्मों का शौक था, तो वहीं से डेवलप हुआ था कि मैं भी मतलब ऑन स्क्रीन आऊँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा था सफ़र मेरा। जैसे कि आपने बॉलीवुड में अपना सफ़र शुरुआत किया तो थोड़ा-सा दिक्कत तो हुई होगी जैसे आप आउटसाइडर थीं, बॉलीवुड में नेपोटिज़्म का अब बहुत शोर रहता है, तो आपको तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल, अलग-अलग तरीके का कभी-कभी जब आप क्योंकि मैंने बहुत छोटे एज से शुरुआत कर दी थी। पहले मैं जूनियर ग्रुप का थिएटर जॉइन किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, ताकि मैं थोड़ा-सा एक्टिंग का सीख पाऊँ कि करना क्या होता है। और उसके बाद मैंने मॉडलिंग का वो किया, कुछ साल मैंने मॉडलिंग की। उसके बाद मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए अप्लाई की। लेकिन उस दौरान इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े मुझे, क्योंकि एट द एज ऑफ 14 आपको समझ में नहीं आता है, आपको किसको कैसे डील करना है। उस समय मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं लोगों को समझ पाऊँ। तो मेरे से लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, कोई भी आपको डायरेक्टली ऑफ़र नहीं करेगा कास्टिंग काउच या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, बात बहुत घुमा-फिरा के होती है। बट हाँ, चीज़ें ऐसी होती हैं इंडस्ट्री में जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर पाते हो, उसको डील नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो। और जिस एज में मैं अप्लाई कर रही थी इन सब चीज़ों के लिए, उस एज में बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं था। क्योंकि सामने बहुत बड़े लोग होते हैं और आपको ऐसा दिमाग में डाल दिया जाता है कि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे बात ऐसे करना है, ऐसे जवाब नहीं देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा-थोड़ा नर्वस कर देती हैं। तो अब समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ से कैसे आप ओवरकम करो, क्या जवाब दो उनको? क्योंकि आपको आगे भी जाना है उस इंडस्ट्री में, एट द सेम टाइम आपको कुछ मतलब आप अच्छे तरीके से जाना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल घर के मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे हाई-फाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मैं शॉर्टकट से जाऊँ, क्योंकि मैं मेरे घर पे अलाउड ही इसलिए हुआ था कि जितनी मेहनत करनी है करो, जहाँ जाना है जाओ, बट मेहनत से जाओ, शॉर्टकट से नहीं। तो वो चीज़ मेरी भी। और इसमें एंटर करने से पहले मैंने खुद का एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था कि मुझे एक्टिंग में या फिर मॉडलिंग में किस तरीके का फ़ोटोशूट करना है, ऑन स्क्रीन किस तरीके का सीन देना है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आजकल बॉडी एक्सपोज़र का और आप अपनी मतलब फीमेल जितनी बॉडी एक्सपोज़ करते हैं उनको इतना चांसेस मिल जाते हैं जल्दी। चाहे वो ऑफ कैमरा हो, चाहे ऑन कैमरा हो, टू बी ऑनेस्ट। बट मेरा उतना क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। मुझे हर जगह रिजेक्शन मिलती थी कि आप स्मोक नहीं करते, ऑन स्क्रीन स्मोकिंग का सीन देना है, तो आपको करना पड़ेगा। एंड मैं थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मुझे कहते थे थोड़ा-सा बिकिनी शॉट है या फिर सेमी न्यूड है, शूट्स होते हैं, इंडिया में रिलीज़ नहीं होगा, बाहर रिलीज़ होगा। तो भी मुझे एक वो रहता था कि नहीं, मेरा जो क्राइटेरिया सेट है वो सेट है, चाहे वो इंडिया में रिलीज़ हो, चाहे वो बाहर रिलीज़ हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा ये सब करना पड़ा। मुझे लगता है अगर मेरा ये क्राइटेरिया नहीं हुआ रहता, तो शायद मैं और ज़्यादा जल्दी इसमें एंटर कर जाती। जैसे शुरुआती दिनों में आपने बताया कि आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बाद से बॉलीवुड में आईं आप और लगातार 12 सुपरहिट फ़िल्में दी। लेकिन आपकी फ़िल्म 4 साल कोविड से पहले आई थी। अब मत मानो तो 5 साल हो गया। लेकिन कोविड के बाद पहले जो बॉलीवुड था, जो भी फ़िल्में आती थी, वो 100 करोड़ के क्लब में आसानी के साथ शामिल हो जाती थी। लेकिन 5 साल बाद आपका मूवी आ रहा है और बहुत नाम है, मतलब सोशल मीडिया पे आपकी मूवी को लेके काफ़ी चर्चा है। तो क्या आपको लगता है कि पहले जैसा ही क्रेज़ रहेगा आपकी फ़िल्म की, या 5 सालों में आप क्या आपका जो स्टारडम है वो घटा है? देखिए, स्टारडम घटना या बढ़ना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये पूरे तरीके से ऑडियंस के ऊपर होता है, राइट? तो बेसिकली
कोविड में ओटीटी का क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया और थिएटर लोग बहुत कम कर दिए और ओटीटी इतना है कि वो थिएटर को थोड़ा-सा यू नो थिएटर का जो दबदबा था, जो क्रेज़ था, वो कम हो गया है। लोग घर पे बैठ के ओटीटी में ही अपना जो भी स्ट्रीम कर लेते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, थोड़े-से डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन स्टारडम पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो फ़िल्म स्टोरी और एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी आप कंटेंट उनको ऑडियंस को दे रहे हो। ऑडियंस को आजकल ओटीटी सिर्फ़ इसलिए चल गया क्योंकि वहाँ पे नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, है ना? ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। हर बार और समय के साथ तो चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलती है। हर बार आपका ये चीज़ नहीं हो सकता कि नहीं आप वही एक्शन दिखाओ, वही रोमांस दिखाओ। ऑडियंस भी एक जॉनरा के बाद एक टाइम के बाद एक सेम जॉनरा देखने के बाद बोर हो जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ नया मतलब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कोविड के बाद कि कुछ ना कुछ आपको नया और ऐसा कंटेंट देना है जिससे ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर पाए। जी, जैसे कि आपकी फ़िल्म लगभग 5 साल बाद आ रही है और आपकी जो फ़िल्म है साइको थ्रिलर मूवी है और पहली बार आप साइको थ्रिलर मूवी बना रही हैं, तो क्या चुनौतियाँ रही हैं इस फ़िल्म को बनाते समय आपको? शूटिंग के समय मतलब कैसी चुनौतियाँ रही? थोड़ा-सा मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का डील करना पड़ा क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आपको एक्टिंग वैसी निकल के नहीं आ पाती है, आप कितना भी एक्टिंग करो, लेकिन जब तक आपको उस माहौल में ना रखा जाए, सपोज़ अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल का सीन है, तो आपको वाक़ई मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो उसका दिमाग पे इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता कि शूटिंग खत्म हो गई तो आप नॉर्मलाइज़ हो गए। ये फिर शूटिंग खत्म होने के बाद नॉर्मलाइज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई दिन तक उसका इम्पैक्ट पड़ा रहता है दिमाग पे। क्योंकि वहाँ पे तरह-तरह के लोग होते हैं। सपोज़ अगर हॉस्पिटल का सीन है नॉर्मल हॉस्पिटल का, वहाँ पे भी आपको अगर दिन-रात गुज़ारना पड़े, वैसे पेशेंट के साथ वैसा रहना पड़े, ऑब्ज़र्वेश एक्टर का काम ही होता है ऑब्ज़र्व करना सब चीज़ें। और ऑब्जर्व करने के लिए ही ज़्यादा टाइम तक वैसे माहौल में और वैसे लोगों के बीच में आपको रखा जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओ और नेचुरल एक्टिंग कर पाओ। उसके लिए आपकी जो एक्टिंग है वो दिखावा नहीं लगनी चाहिए। तो हाँ आमतौर पे नॉर्मल एक्टिंग करते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो डायलॉग्स और मॉड्यूलेशन पे ध्यान देके हो जाता है। लेकिन जब बात आती है ऐसे ऐसे किसी जॉनरा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो वैसे माहौल में आपको रखा जाता है ताकि आपका दिमाग उतना खराब हो जाए कि आप ऑन स्क्रीन नेचुरल एक्टिंग दे पाओ। जैसा कि आपकी फ़िल्म आ रही है, साथ में प्रत्यूष पाठक की भी फ़िल्म आ रही है और प्रत्यूष पाठक की युवाओं में काफ़ी क्रेज़ रही है और साथ में इस जनरेशन में प्रत्यूष पाठक का एक अलग नाम है। जी। आप भी उनके साथ 2 ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुकी हैं। लेकिन उनकी जो मूवी आ रही है वो नॉर्थ इंडिया के जाने-माने हॉकी प्लेयर सूरज की ऑटोबायोग्राफ़ी है और सूरज का भी एक अपना फ़ैन फ़ॉलोइंग रहा है। बिल्कुल। तो सूरज और प्रत्यूष के फ़ैन के साथ आपकी मूवी क्लैश करने जा रही है, तो आपको मतलब कैसी क्या चुनौतियाँ हैं, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे हर बार होता है जब 2 मूवीज़ और 2 सुपरस्टार्स या फिर 2 सेलिब्रिटीज़ की मूवी एक साथ रिलीज़ होती है, फैन्स में क्लैशेज़ होते हैं। जी। मैं ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं कर सकती उन लोगों के ऊपर, बट कहीं न कहीं ये हमारी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे फैन्स हैं या फिर उनके 2 लाख फैन्स हैं, तो कहीं न कहीं सारे 2 लाख तो नहीं देखने जाएँगे ना जी। थिएटर में। 50% या 30% लोग मूवी देखने जाएँगे। और बात रही मेरी मूवी की, तो अभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर का बायोग्राफिक्स जो होती हैं वो निकलते रहती हैं कभी न कभी किसी की, राइट? लेकिन साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो है वो रेयरली आती है और इसके लिए जेन ज़ी जो अभी की जनरेशन है उसका उनमें बहुत क्रेज़ है, राइट? और रह गई बात सूरज के ऑडियंस की, तो उनकी ऑडियंस थोड़ी पुरानी है और पुराने लोगों को इतना क्रेज़ नहीं होता थिएटर में मूवी जाके देखने का, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ना? तो वो लोग शांति से घर में बैठ के मूवी देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑडियंस का फ़र्क है, यहाँ पे मूवी या फिर एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस का फ़र्क नहीं है, यहाँ पे ऑडियंस का फ़र्क है कि ऑडियंस किसको ज़्यादा वो करती है, किस मूवी को ज़्यादा कौन-सा कंटेंट ज़्यादा ऑडियंस कंटेन कर रही है। तो उस हिसाब से हम मूवी पे ध्यान देते हैं, उस हिसाब से स्क्रिप्टिंग होती है। तो कहीं न कहीं हम उनके फैन्स को भी कोशिश करेंगे कि हम अपना बना सकें। जी। उनके फैन्स के भी दिलों में हम अपनी जगह बना सकें। तो यही एक उम्मीद है और यही एक आशा है। जी और एक और मेरा सवाल है, आप थिएटर भी की हैं और फ़िल्म में भी आपने काम किया है, तो ज़्यादा चुनौतियाँ कहाँ होती हैं?
दोनों पे अलग-अलग दोनों अपनी-अपनी जगह टफ़ है, दोनों में अलग-अलग टाइप की चुनौतियाँ होती हैं। अब जैसे थिएटर में आपको आवाज़ पे बहुत काम करना होता है। थिएटर में आपको 1 घंटे का मोनोलॉग है, आप कट नहीं ले सकते, आप डायलॉग नहीं भूल सकते, आप याद रखना होता है, उससे मेमोरी पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहीं कैमरा एक्टिंग में क्या है, कैमरा एक्टिंग में ठीक है, कट्स लग सकते हैं, अगर आप गड़बड़ हो गए, हेजिटेट हो गए, तो कट्स लग सकते हैं। लेकिन एक सीन को लगातार 30 बार, 40 बार शूट करना, इट्स नॉट ईज़ी। तो दोनों की अलग-अलग लिमिटेशंस हैं और दोनों की अलग-अलग लेवल की चुनौतियाँ हैं, दोनों को कंपैरिज़न नहीं कर सकते, दोनों का अलग-अलग वो है। जी। जी। तो ये मतलब बताइए कि थिएटर थिएटर का आज के युग में क्या भविष्य है? क्या मतलब पहले जैसा तो अब थिएटर का क्रेज़ रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे अब शॉर्ट फ़िल्म्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जैसी चीज़ों पे वो फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, तो आर्टिस्ट को वहीं दिखता है मतलब उनकी एक्टिंग। तो थिएटर के क्या भविष्य है? देखिए, ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है कि अभी की जनरेशन जो है वो थिएटर से बहुत ज़्यादा मुख़ातिब नहीं है। बहुत ज़्यादा पहचानती नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है थिएटर के बारे में। थिएटर मतलब आज भी रंगमंच को नाटक के नाम से बोला जाता है या फिर वो तो बड़ी तकलीफ़ होती है सुन के, क्योंकि जो लोग उस चीज़ से निकले हैं उन उन लोगों को उसकी अहमियत पता है कि क्या होती है। एक सधा हुआ थिएटर आर्टिस्ट जो है वो कैमरा एक्टिंग कर लेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक कैमरा एक्टर अगर थिएटर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस इतनी कैपेबिलिटी होगी उसके में कि 1 घंटे का मोनोलॉग वो डिलीवर कर पाए ऑडियंस के बीच में। जी। तो ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। और रह गई बात भविष्य की, तो मुझे लगता है कि थिएटर का जो भविष्य है वो गायब तो नहीं होने वाला, ख़त्म तो नहीं होने वाला, क्योंकि यही जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि कैमरा एक्टर कभी भी थिएटर आर्टिस्ट मतलब थिएटर आर्टिस्ट कैमरा एक्टिंग कर सकता है, कैमरा एक्टर बन सकता है, लेकिन कैमरा एक्टर कभी भी थिएटर आर्टिस्ट नहीं बन सकता। जी। उसकी स्किल्स अलग होती हैं, उसके सोचने की क्षमता अलग होती है, और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं न कहीं एज़ अ इंसान आपको पूरा बदल देती है और डेवलप कर देती है आपकी पर्सनैलिटी। जी, बिल्कुल। आपकी आने वाली फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू और आपकी फ़िल्में चले और पहले जैसा ही जनता में क्रेज़ देखने को मिले, और मैं आशा करता हूँ आपकी फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पे बहुत कमाल करे। थैंक यू। और आप अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट चैनल में आईं, इसके लिए फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। और भी पॉडकास्ट से की वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए मोहम्मद आदिल सलीम यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।